शरिया के कुछ खादानों में कुछ ऐसा दफन है जिसे जानने के बाद आप वहाँ जाना नहीं चाहो। आज ऐसे ही कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहला भाग मिडनाइट स्टोरी के चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहें तो वहाँ जाकर पहले भाग को देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि मोहित उस होली नंबर 13 में पहुंचता है जहां उसे एक डायरी मिलती है और उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, उसकी आवाज़ मुझे अपनी ओर खींचती है और ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज़ की ओर खींचा चला जाता हूँ। डायरी में सिर्फ एक ही लाइन थी और वो लाइन थी मौत का बुलावा। चलिए आगे जानते हैं कि उस कहानी में आगे क्या हुआ। जब मोहित ने उस डायरी के उस पन्ने को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसके होश उड़ गए। वो आगे और जानना चाह रहा था कि उसका भाई रोहित उसमें क्या लिखना चाह रहा था। वो डायरी के बाकी पन्नों को पलटना शुरू करता है, लेकिन उस डायरी पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मोहित सोच में पड़ गया और घर के बिखरे हुए सामानों को वो टटोलना शुरू किया, यह सोचकर कि वहाँ कुछ न कुछ तो राज दबा पड़ा हुआ होगा जिससे मुझे अपने भाई तक पहुँचने का एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। रात के करीब 1 बज चुके थे और थकान उस पर हावी थी। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद वो इतना थक चुका था कि उसे नींद आने लगी। वो वहीं बैठे बैठे दीवार पर ओट लगाकर सो गया। कुछ ही देर वो सोया था, तभी उस दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वो अचानक उठ बैठा और देखने लगा। वो आवाज़ उसके दरवाजे से आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उसने जो देखा, एक अजीब सा काला साया वहाँ खड़ा है और उसकी ओर देखे जा रहा है। मोहित ने पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित की आवाज़ सुनकर वो वापस जाने लगा। मोहित भी उसके पीछे पीछे भागा। वो काला साया थोड़ी दूर भागता और फिर खड़ा होकर पीछे की ओर देखने लगता। फिर थोड़ी दूर भागता, फिर पीछे की ओर देखने लगता। मोहित लगातार उसके पीछे भागा जा रहा था। कुछ दूर आगे भागने के बाद वो काला साया कुहासे में गायब हो गया। अब मोहित जहाँ खड़ा था वो माइंस का एक बंद दरवाज़ा था। आसपास कोई भी नहीं था सिवाय मोहित के। वो चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? क्या कर रहा है? भागो वहाँ से। यह आवाज़ सुनकर मोहित पीछे की ओर मुड़ा। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जो गार्ड का ड्रेस पहने हुए है, वो उसको आवाज़ दे रहा है। अब मोहित उसके पास गया। उस गार्ड ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने गार्ड रूम के अंदर ले गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के साथ ही वो दरवाजे के छोटे छेद से बाहर की ओर झांकने लगा और फिर उसने पलटकर पूछा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? यदि थोड़ी देर और खड़े रहते तो सुबह तुम्हारा लाश यहाँ पड़ा मिलता। तुम्हें नहीं पता यह उसके आने का समय है? मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ गार्ड को देखे जा रहा था। मोहित कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी गार्ड ने उसकी तरफ पानी का बोतल बढ़ाया और प्यार से पूछा, कौन हो बेटा तुम और कहाँ से आए हो? यहाँ कैसे पहुँचे? इतने सारे सवाल, लेकिन मोहित के पास कोई जवाब नहीं था। मोहित ने पानी पिया और फिर सारी बातों को उसने उस गार्ड को बताया कि किस तरह से वो गांव से आया है और किस तरह से अपने भाई को ढूंढ रहा है। ये सारी बातों को उसने उस गार्ड के साथ साझा किया। यह सुनकर गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा
और कहा कि बेटा, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वो ऐसी जगह चला गया है, अब उसका लौट पाना संभव नहीं है। उसके बाद उस गार्ड ने एक गहरी सांस ली और कहा, रोहित बड़ा ही नेक बच्चा था, जिससे भी मिलता उसको अपना दोस्त बना लेता था। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि कोई भी उससे नाराज नहीं रहता था। पर एक दिन उसकी इसी आदत की वजह से उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जो उसे मौत की गहराई तक ले गया। एक दिन नागेंद्र नाम के एक मैनेजर थे, उसने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, रोहित, सरकार की तरफ से आदेश आया है कि माइंस नंबर डी के 15 के 15 टनलों को बंद करने का आदेश आया हुआ है, लेकिन आखिरी बार हम लोगों से उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगा गया है। तो मुझे शादी में घर जाना है, तो क्या तुम यह काम कर दोगे? चूँकि रोहित किसी की बातों को मना नहीं करता था, इसीलिए उसने हामी भर दी। तब नागेंद्र ने कहा कि ठीक है, तुम एक टीम तैयार कर लो, कुछ ऐसे मजदूरों को अपने साथ अपनी टीम में रख लो जो माइंस डी के सारे टनलों को जानता हो। फिर रोहित ने टीम बनाना शुरू किया। उस टीम में एक बूढ़े आदमी को भी उसने रखा जिसको सारे टनल के बारे में पता था। फिर रोहित ने सारे मजदूरों से कहा कि हम लोग माइंस डी के जितने भी टनल हैं, सारे टनल को हम लोग इंस्पेक्शन करने जाएंगे, तो कल सुबह तुम लोग माइंस नंबर डी के पास पहुंच जाना। यह बोलकर रोहित वहाँ से चला गया। सारे के सारे मजदूर एक दूसरे को देखते रह गए। दूसरे दिन सारे मजदूर उस माइंस डी के टनल के गेट के पास खड़ा था, जहाँ रोहित ने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग रोहित का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में रोहित वहाँ पहुँचता है और रोहित के पहुँचने के बाद सारे के सारे मजदूर उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि साहब, इस टनल के अंदर कोई जाना नहीं चाह रहा है। रोहित हंसते हुए बोलता है कि क्यों? क्या यहाँ कोई भूत है? क्या किसी साए का छाया है यहाँ जो तुम सभी को खा जाएगा? रोहित नहीं जानता था कि ये जो वो बोल रहा है वो कितना बड़ा गलती कर रहा है। बूढ़ा बोलता है, साहब कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर बूढ़े ने बताया कि साहब, टनल नंबर 13 के अंदर कोई नहीं जाना चाह रहा है। बाकी में जाने के लिए मजदूर तैयार हैं, लेकिन उस टनल 13 में इन लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ न कुछ ऐसा है, जो भी वहाँ जाता है मौत उसको अपनी ओर खींच लेता है। यह सुनकर रोहित बोलता है कि ठीक है, तुम लोग को नहीं जाना है, कोई बात नहीं, बाकी का तुम लोग इंस्पेक्शन कर लो, मैं टनल नंबर 13 में चला जाऊंगा। और यह बोलकर रोहित टनल के अंदर घुस जाता है। बाकी जितने भी मजदूर थे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। शाम होती है, रात होती है, सुबह होती है। सारे मजदूर उस टनल से एक एक करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रोहित नहीं आता है। फिर वो गार्ड बताता है, सारे मजदूरों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बाहर निकलते हुए, लेकिन उसमें रोहित नहीं था। मैं दिन भर इंतजार करता रहा कि रोहित अब आएगा बाहर, लेकिन वो नहीं आया। शाम हुई और रोहित बाहर निकला, लेकिन वो रोहित नहीं था, वो कोई और ही था, क्योंकि उसके चेहरे से हंसी गायब थी। वो बिल्कुल सर झुकाए हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। मैंने आवाज भी दी, लेकिन मेरी बातों को वो अनसुना करते हुए आगे निकल गया। उसके साथ अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता। मैं भी जल्दी जल्दी में था,
मैंने भी अपना सामान उठाया, मेरा ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया था तो मैं भी निकल गया। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी, मैं नहीं आया। लेकिन लोग बताते हैं कि दूसरे दिन भी रोहित आया था। वो टनल के अंदर गया था, लेकिन उसके बाद उससे किसी ने बाहर आते हुए नहीं देखा। और उस दिन से उस टनल के अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आती है। हाँ, रोहित की चिल्लाने की आवाज़। यह सुनकर मोहित रोने लगा। अब आगे उसे क्या करना था उसे नहीं पता था। क्या हुआ था उस दिन टनल नंबर 13 के अंदर? रोहित में ऐसा क्यों बदलाव आया? क्या मोहित उस टनल के अंदर जाएगा? यह जानने के लिए मिलते हैं हम लोग इस कड़ी के तीसरे भाग में, टनल नंबर 13 के तीसरे भाग में। तब तक के लिए